नमस्कार। अपडेट एट 10 में आपका स्वागत है। अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर अभी तक के बड़े अपडेट्स पर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा विधि का हो रहा है शुभारंभ। आज से प्रतिदिन होंगे अनुष्ठान। 22 जनवरी को शुभ अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री मोदी होंगे प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के लिए आज जयपुर में प्रबोधन कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन सत्र और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन सत्र को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित विधानसभा के लगभग 200 सदस्य लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति धौलपुर मिलिट्री स्कूल का भी करने वाले हैं दौरा। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर श्री सत्य साई जिले के पला समुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। कोची में शाम को रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर प्रगति का लिया जायजा। द्विपक्षीय विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक रोड मैप विकसित करने पर बनी सहमति। गत 9 सालों में 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में गरीबी दर 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में हुई 11.28%। प्रधानमंत्री ने आंकड़ों को बताया उत्साहजनक। देश के लिए एक अच्छी खबर। नीति आयोग ने 2005-06 से लेकर भारत पे बहुआयामी गरीबी पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की इस रिपोर्ट की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रिपोर्ट काफ़ी उत्साहजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि ये समावेशी विकास को बल देने और अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी जोड़ा कि सरकार समृद्ध भविष्य के लिए समग्र विकास की दिशा में काम करना जारी रखेगी। जी हां, इसके अंतर्गत विभिन्न आयामों में गरीबी की दर कम होने के बारे में अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में गरीबी 29% से घटकर लगभग 11% रह गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के लगभग 6 करोड़ लोग पिछले 9 वर्षों में गरीबी से बाहर आए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। नीति आयोग ने कहा कि भारत में इस वर्ष जल्द ही गरीबी 10% से नीचे आ जाएगी। वर्ष 2005 के आसपास देश में 50% से अधिक लोग गरीबी की समस्या से जूझ रहे थे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि लगभग 8 से 9 वर्षों में गरीबी में 50% की कमी लाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और इसका असर भारत के सतत विकास के लक्ष्यों में भी दिखाई देगा। अयोध्या में रामलला के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंदिर प्रांगण सज चुका है, परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर लगी हैं। राहों में पलक पावड़े बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला के भव्य दर्शन होंगे। घड़ी नजदीक ही आ गई है। महज 6 दिन और बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। 22 जनवरी 2024 की तारीख तय है और इस तय तारीख से पहले 16 जनवरी से यानी कि आज से इसके निमित्त
अनुष्ठान शुरू होने जा रहे हैं। जी हां, आज से लेकर 22 जनवरी सोमवार तक प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान होंगे। आज से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि भी शुरू हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व शुभ संस्कारों का प्रारंभ आज से शुरू होकर 21 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा योग का शुभ मुहूर्त है। पौष शुक्ल कुर्म द्वादशी विक्रम संवत 2080 में होगा। कार्यक्रम के मुताबिक आज प्रायश्चित और कर्म कुटी पूजन होने वाला है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को समारोह की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा साफ तौर पर बताई। उन्होंने कहा कि मानसरोवर, अमरनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज का संगम तट, नर्मदा, गोदावरी, नासिक, गोकर्ण, कर्नाटक अनेक स्थानों का जल आया है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भारतीय परंपरा के सभी तरह के वाद्य यंत्रों का वादन होगा। चंपत राय ने समाज के लोगों से अपील की कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद लोग शंख बजाएं। शंख की ध्वनि शुभ ध्वनि है। साथ ही प्रसाद वितरण करें। सूर्य अस्त होने के बाद अपने घरों के मुख्य द्वार पर 5 दिए अवश्य जलाएं। तो लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। बाईस जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है। मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी इन्होंने निर्धारित किया है। काशी, अयोध्या के अनेक लोग उनको जानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं। कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, ये दोनों अपने अपने विषय के मूर्धन्य लोग हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेने पहुंची और मीनाक्षी लेखी से बात की हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह ने। मंदिर निर्माण कार्यशाला में अयोध्या में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। मैम, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद। मैम, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, आज वो स्वप्न साकार होने जा रहा है। किस तरीके का आपको अनुभव है, किस तरीके का एहसास है? 92 की घटना है जब राम मंदिर यात्रा शुरू हुई और उस यात्रा में जो बैकग्राउंड में जो व्यक्ति काम कर रहे थे, आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। जी, बिल्कुल। हैं तो जो समय 92 से आज तक लगा, आप अंदाजा लगाइए 30-31 साल उस यात्रा की शुरुआत से लेके राम मंदिर बनने तक का प्रकरण रहा और देश का जो इतिहास है, वापस वो इतिहास जो है हम सबके सामने आया कि किसी व्यक्ति ने वो यात्रा को शुरू करवाया और आज वही व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनके समय काल के अंदर मंदिर का निर्माण हुआ।
ये हम जो शिलाएं देख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर न्यायालय में मामला था, लेकिन इन शिलाओं का इस निर्माण कार्यशाला में काम बदस्तूर जारी है, कई दशक हो चुके हैं। आपको यकीन था कि ये आप देख पाएंगी, या फिर मंदिर, क्योंकि एक लंबे अरसे से करीब 50 साल से ऊपर हो गए न्यायालय में मामला है, तो आपको लगा था कि ये संभव हो सकेगा? 50 साल नहीं, उससे कहीं ज्यादा। मैं आज अगर आपका परिचय कराना चाहती हूँ बाबा हरजीत सिंह जी, ये 8वें वंशज हैं बाबा फकीर सिंह जी के, जिन्होंने राम मंदिर जन्म स्थान का कब्जा लिया 1858 के अंदर, और पूरी दीवारों पर सब जगह राम राम लिखा कोयले से, और यज्ञशाला बना के वहां पर यज्ञ किया। तो आज उन्हीं के 8वीं पीढ़ी के वंशज हम लोगों के साथ हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो जिन्होंने यहाँ पर लंगर सेवा 4 धाम मंदिर से शुरू की है, एक समर्पण के भाव से कि यही भगवान राम के जो मंदिर का ध्वंस किया गया और आज वो मंदिर दोबारा से स्थापित हो रहा है, और ये सेवा के रूप में आज यहाँ पर लंगर चला रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अपने होशो हवास में इस जन्म में तो 30-31 साल की लड़ाई हम सबके सामने की है। मेरा तो मतलब वकील थी मैं जब ये शुरू हुआ, और मैंने देखा कि उस समय क्या माहौल था देश में, क्या कुछ, पर ये काल का ही चक्र है कि ये राम मंदिर यात्रा जिन लोगों ने शुरू की, उनके जीवन काल में आज राम मंदिर तैयार है, और प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं बहुत भाग्यशाली हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति हमें एक प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, जिन्होंने देश की बागडोर संभाली और इस पूरे प्रकरण को हाथ में लेकर निर्माण की ओर भी कार्य किया। इस बीच बाबा महाकाल के नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद अयोध्या भेजा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भगवान श्री रामलला के लिए लड्डू बनाए। 22 जनवरी 2024 आ रही है शुभ घड़ी। अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। देश के दिल मध्य प्रदेश की ओर से अयोध्या जी भेजी जाएगी भेंट। पांच लाख लड्डुओं का भेजा जाएगा प्रसाद। अब तक 4 लाख लड्डू बनकर तैयार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के चिंतामन गणेश स्थित लड्डू निर्माण इकाई पहुंचे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लड्डू बनाकर लड्डुओं की पैकिंग की। बेसन, रवा, शुद्ध घी और सूखे मेवों से बनाए जा रहे हैं लड्डू। हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं, और 4 लाख लड्डू आज तक बन गए हैं। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी नवविक्रम सिंह का, जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। नवविक्रम, कल आप चंपत राय जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, आपने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से बातचीत की। क्या आज से माना जाए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत हो रही है? अगर हो रही है तो क्या कुछ आज हो रहा है? जी बिल्कुल प्रतिबिंब, अगर आज चूंकि सनातन परंपरा में माना जाता है कि खरमास के बाद जो शुभ कार्य हैं वो शुरू किए जाएं, तो अभी बीता हुआ खरमास है और आज से जो प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कल जो विस्तृत जानकारी जो दी गई चंपत राय जी की तरफ से, उसमें कई विशिष्ट बातें भी हैं, जैसे कि ऐसा निकट इतिहास में अगर हम बात करें तो पहली बार होगा कि देश भर के करीब 150 परंपराओं के संत यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम मूर्ति लगाई जाएगी। और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 100, जिसमें शैव, शाक्त, वैष्णव और इसके अलावा सिख,
तमाम तरह के पंथ के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहेंगे। ये अपने आप में बड़ी विशिष्ट बात है। और इसके अलावा जो चंपत राय जी की तरफ से गुजारिश भी की गई और ये गुजारिश लगभग प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई और लगभग यहाँ प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। और इसके अलावा जो यहाँ पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नहीं आ पा रहे हैं वो अपने आसपास के जो मंदिर हैं उनकी साफ सफाई रखें। साथ ही जो एक ज्योति एक तरह से ज्योति पर्व ही है प्रतिबिंब सनातन परंपरा के लिए, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में। तो जो दिए जलाए जाएं, 5 दिए अपने आसपास अपने घर के में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जलाए जाएं, ये बड़ी विशिष्ट बात है। और अब 5 दिन का, जैसा कि आपने बात की, 5 दिन का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो तो चलेगा ही। लगातार हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम लगातार रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रतिबिंब इसमें एक विशेष चीज़ ये भी रहेगी कि देश भर के जो वाद्य यंत्र हैं एक तरह से समावेशी और सबको साथ लेकर चलने की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कोशिश की गई है। देश भर के जो विशेष वाद्य यंत्र हैं जो कि अक्सर हमें मंदिरों में, अगर हम दक्षिण भारत में जाएं तो दक्षिण भारत में विशेष तरह की ध्वनि सुनाई देती है वाद्य यंत्रों की, उत्तर भारत में अलग तरीके की, वो लगभग सभी तरीके के 50 या 51 वाद्य यंत्र यहाँ पर और जो उसके जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वाद्य यंत्र की ध्वनि पूरी जो मंदिर स्थल है उसमें गुंजायमान होगी। प्रतिबिंब, अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज विधिवत कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो आज क्या कुछ होने वाला है? नविक्रम, आज क्या कुछ होने वाला है? जी, आज प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान, जी प्रतिबिंब, आज जो प्राण प्रतिष्ठा का जो विधिवत कार्यक्रम है उसकी आज एक तरह से शुरुआत है। इसके बाद अधिवास जो पूरी तरीके से बताया, कल चंपत राय जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बताया, तो अधिवास का कार्यक्रम है। उससे पहले आज 17 तारीख को जो मूर्ति है वो पहुंचेगी वहां पर जो मंदिर परिसर में है। उससे पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो आज से शुरू हो जाएंगी। तो उसमें जल स्नान है और कई तरीके के जो पारंपरिक कर्मकांड हैं, जो रीतियां हैं, जो रिवायतें चली आ रही हैं मंदिर में, जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उस तरह की रिवायतों को निभाया जाएगा। उस तरह के जो इसके अलावा आज के बाद जो चूंकि हमने कोशिश की, हमने जानकारी ली कि किस तरीके से पूरे 5 दिन का कार्यक्रम, वो विस्तृत ब्यौरा उन्होंने चंपत राय जी ने बताया, जो मंदिर के महासचिव है मंदिर क्षेत्र के, जो कार्य समिति काम कर रही है। जी प्रतिबिंब, जी वहाँ पर बने रहिएगा, हम समय समय पर आएंगे और अपडेट्स के लिए, अभी तक के अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जयपुर में 16वीं राजस्थान विधानसभा के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ओरिएंटेशन कार्यक्रम नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों के लिए है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित विधानसभा के लगभग 200 सदस्य हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति जयपुर के बाद करौली और धौलपुर भी जाने वाले हैं। उपराष्ट्रपति करौली जिले के हिंडौन सिटी में श्री महावीर जी मंदिर जाएंगे। वो धौलपुर स्थित धौलपुर मिलिट्री स्कूल का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति के राजस्थान पहुंचने पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल यानी कि 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कोच्चि में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भारत के पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव लाने की दिशा में ये परियोजनाएं काम करेगी।
प्रधानमंत्री आज अपराह्न करीब 3:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम पहुंचेंगे और राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। हम आपको बता दें कि 500 एकड़ में फैली ये एकेडमी अप्रत्यक्ष कराधान यानी कि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर और नारकोटिक्स नियंत्रण प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसकी बात करें तो ये विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान भारतीय राजस्व सेवा, सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय संबंध सेवाओं, राज्य सरकारों और भागीदार देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री भारतीय राजस्व सेवा के 74वें और 75वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ साथ रॉयल सिविल सर्विस ऑफ भूटान के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन से अच्छी बातचीत हुई। हमने अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में विभिन्न सकारात्मक विकासों पर चर्चा की। भविष्य की पहल के लिए एक रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच ब्रिक्स की रूस की अध्यक्षता सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी उपयोगी विचारों का आदान प्रदान किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार रूस में आयोजित किया जाएगा। केवाईसी प्रक्रिया अपूर्ण होने वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय या ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेश के उल्लंघनकर्ताओं, विशेषकर एक वाहन और पर एक से अधिक फास्टैग जारी होने और बिना केवाईसी वाले फास्टैग के संबंध में हाल की रिपोर्ट के बाद सामने आया है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग या किसी विशेष वाहन के साथ कई फास्टैग को जोड़ने से रोकना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि फास्टैग उपयोगकर्ता को एक वाहन एक फास्टैग का भी पालन करना होगा और अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को हटाना होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि फास्टैग उपयोगकर्ता किसी भी सहायता के लिए निकटतम टोल प्लाजा से संपर्क कर सकते हैं या अपने संबंधित जारीकर्ता बैंकों के टोल फ्री ग्राहक सेवा नंबर से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। आज की तारीख इतिहास में क्यों है खास, आइए जानते हैं। 16 जनवरी साल 1938 को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। वे बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी का शरद पर गहरा प्रभाव पड़ा। शरद चंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे जिनमें परिणीता, सुभद्रा, बड़ी दीदी, चरित्रहीन, शेष प्रश्न, देवदास और विप्रदास प्रमुख हैं। शरद चंद्र के कई उपन्यासों पर आधारित हिंदी फिल्में भी बनी। उनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित 1974 में इसी नाम से फिल्म बनी थी। उसके बाद देवदास को आधार बनाकर इसी नाम से 3 बार फिल्म देवदास बन चुकी है। 16 जनवरी साल 1901 में महादेव गोविंद रानाडे का निधन हुआ। रानाडे ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक और समाज सुधारक रहे। गोविंद रानाडे न केवल एक प्रसिद्ध वकील, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राष्ट्रप्रेमी, राजनीतिज्ञ थे, बल्कि बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। रानाडे उस समिति में भी सेवारत रहे जिसे शाही और प्रांतीय व्यय का लेखा जोखा रखने और आर्थिक कटौतियों का अनुमोदन करने का कार्यभार मिला था। उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से नवाजा। आज सुबह प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर
शिवाश्री स्कंद प्रसाद का कन्नड़ में गीत साझा किया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित शिवाश्री स्कंद प्रसाद की राम भजन के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ, ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ, ದರ್ಶನ ಕೋರಿ ನಾನಿಂದೆ, ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ, ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ, ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ. ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಹೊನ್ನಿನ ತೇರು, ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಹೊನ್ನಿನ ತೇರು, ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರತಿ ಆ ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರತಿ ಉಷೆ ತಂದಿಹಳು, ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರತಿ ಉಷೆ ತಂದಿಹಳು, ತಾಮಸವೇಕಿನ್ನೋ ಸ್ವಾಮಿ, ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ, ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ. ಒಲಿದರು ಚೆನ್ನ ಮುನಿದರು ಚೆನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸರೆಯೇ ಬಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನ, ಒಲಿದರು ಚೆನ್ನ ಮುನಿದರು ಚೆನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸರೆಯೇ ಬಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನ, ನಾನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಾದರೂ ಚೆನ್ನ, ನಾನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಾದರೂ ಚೆನ್ನ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ, ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ, ದರ್ಶನ ಕೋರಿ ನಾನಿಂದೆ, ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ, ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ, ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ